जैसा हम सबको पता है कि कोलकाता के अंदर कितनी घिनौनी वारदात हुई है। वारदात को हुए लगभग 14 दिन बीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में 2 बार इसकी सुनवाई हो चुकी है। इसी दौरान सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें यह साफ हो चुका है कि लेडी डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं बल्कि रेप हुआ है, क्योंकि जो मुजरिम था संजय रॉय, उसका डीएनए सैंपल लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से मैच हुआ है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में यह भी साफ हो चुका है कि संजय रॉय ही वो शख्स है जिसे उसे सेमिनार हॉल के अंदर 40 मिनट तक पाया गया। लेकिन इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे में 4 शख्स और कैद हुए हैं, जिसमें से 2 शख्स के फिंगरप्रिंट उस सेमिनार हॉल के अंदर पाए गए हैं। लेकिन इसमें मेन सस्पेक्ट हॉस्पिटल का प्रिंसिपल संदीप घोष है। उन्होंने जो इस केस में लापरवाही बरती है वो हम सबके सामने है। मतलब पहले लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद देर रात शाम को एफआईआर दर्ज करी गई, बल्कि पहले एफआईआर दर्ज करी जाती है और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन शायद संदीप घोष ये सोच रहे थे कि इस केस को मर्डर बनाएं या सुसाइड, और जब भी कोई क्राइम होता है तो वहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं होती। क्राइम सीन पर एक सील लगाई जाती है जिससे कोई भी एंटर ना हो सके, ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। लेकिन यहाँ इस हॉस्पिटल में तो कुछ और ही हो रहा था। मतलब सभी हॉस्पिटल स्टाफ उस सेमिनार हॉल के अंदर क्राइम सीन के अंदर आ जाते हैं और पूरे सबूतों को मिटाते रहते हैं। जाने अनजाने में उनके फिंगरप्रिंट, उनके जूतों के निशान सब उस क्राइम सीन के अंदर आ जाते हैं, जिसका जिक्र सीबीआई ने अपनी जांच पे भी करा है। और ये जो संजय रॉय है वो संदीप घोष के बॉडीगार्ड के तौर पर उसके साथ घूमता पाया जाता है। हालांकि संजय रॉय एक सिविल वॉलंटियर है, लेकिन वो रहता संदीप घोष के साथ ही है। तो आप यहीं से देखिए कि इस आदमी को कितनी छूट दे रखी है। इसलिए वो अपनी मर्जी से इस हॉस्पिटल के अंदर जब मर्जी आ जा सकता था। और इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बावजूद भी संजय रॉय का इस चीज को बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता कि उस 40 मिनट के अंदर उस लेडी डॉक्टर ने कितनी पीड़ा और कितना दर्द सहा होगा। उसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और कुछ ऐसी ही घटना 2001 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 31 साल के सुमित्रा विश्वास के साथ हुई। पुलिस ने उस समय इसे सुसाइड करार दिया था, लेकिन घर वालों ने इसे मर्डर बताया था। सभी डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल के अंदर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ होने के डर से उसकी हत्या की गई है। कॉलेज के पूर्व छात्र ने दावा किया कि सुमित्रा के समय सेमिनार रूम और हॉस्टल में सेक्स वर्कर्स को लाना एक आम बात थी। इनके जरिए छात्रों को ब्लैकमेल किया जाता था। उसी के एक दोस्त के साथ ऐसी ही हरकत हुई थी और सुमित्रा ने जब इसका विरोध किया तो उसका मर्डर करा दिया गया। और दबी आवाज में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद लेडी डॉक्टर को इसकी भनक लग चुकी थी और उनका भी यही अंजाम हुआ जो सुमित्रा विश्वास का हुआ था। और वो कौन 4 लोग हैं जो इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर पाए गए हैं, सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात में जूनियर डॉक्टर 36 घंटे से उस हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी कर रही थी। इसके बाद रात 12 बजे वो अपने 2 जूनियर डॉक्टर के साथ, जिसका नाम आर्को और सुमित्रा था, उनके साथ वो डिनर करती हैं। और डिनर करने के बाद वो सेमिनार हॉल में लाइव नीरज चोपड़ा का ओलंपिक मैच देखते हैं। इसके बाद लेडी डॉक्टर आर्को और सुमित्रा को कहती है कि तुम दोनों स्लीप रूम पर जाके सो जाओ। और स्लीप रूम 3rd फ्लोर में सेमिनार हॉल के सामने था। लेडी डॉक्टर उनकी सीनियर थी तो उन्होंने उनकी बात मान ली और स्लीप रूम में जाकर सो गए। और लेडी डॉक्टर इस सेमिनार हॉल में सो गई। अब तकरीबन 6 बजे आर्को, जो कि जूनियर डॉक्टर था 1st ईयर का, जो उस रात लेडी डॉक्टर के साथ डिनर कर रहा था, वही वो पहला शख्स था जिसने लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी देखी थी। जब वो सेमिनार हॉल के अंदर गया तो लेडी डॉक्टर की अधनग्न डेड बॉडी देखकर वो काफी घबरा गया। उसने तुरंत बाकी लोगों को इन्फॉर्म किया और बाद में हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष को फोन करके इसकी जानकारी दी। इसके बाद हॉस्पिटल के अंदर ये खबर आग की तरह फैल गई और सभी लोग सेमिनार हॉल में इकट्ठा होने शुरू करे। इसके बाद संदीप घोष तकरीबन 1 घंटे के बाद उस हॉस्पिटल में पहुंचता है। सभी सेमिनार के अंदर जाने अनजाने में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। बल्कि जब भी ऐसा कोई क्राइम सीन होता है तो तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म किया जाता है ताकि पुलिस उस क्राइम सीन से सबूतों को बटोर सके। लेकिन इस हॉस्पिटल में तो सब कुछ उल्टा चल रहा था। 10:53 पर पुलिस को फोन किया जाता है और सूचना दी जाती है कि हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में एक डेड बॉडी पड़ी है। इसके बाद 10:30 पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और इसके बाद 1 बजे फोरेंसिक टीम पहुंचकर क्राइम सीन का एग्जामिनेशन शुरू करती है। अब 10:53 पर अस्पताल से फोन किया जाता है लेडी डॉक्टर की मां को।
कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए। इसके बाद फोन को काट दिया जाता है। घबराई माँ एक बारी वापस हॉस्पिटल पर फोन करती है और ये पूछती है कि हमारी बेटी को क्या हुआ। अब की बार सामने से जवाब आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। इतना कहते ही फोन एक बारी फिर से कट जाता है और बेटी की सुसाइड की खबर सुनते ही उसकी माँ बाप और लेडी डॉक्टर के अंकल उस अस्पताल में पहुंचते हैं। उनके घर से हॉस्पिटल की दूरी तकरीबन घंटे भर की थी। दोपहर 12 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिलवाता। इस दौरान माँ बाप लगातार मिन्नतें करते रहते हैं कि उनकी बेटी का चेहरा एक बार दिखा दो, पर कोई भी उनकी बेटी का चेहरा उन्हें नहीं दिखाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के तकरीबन 3 घंटे बाद यानी दोपहर 3 बजे पहली बार माँ बाप को उनकी बेटी की डेड बॉडी दिखाई जाती है। जूनियर डॉक्टर की माँ ने अपनी बेटी की डेड बॉडी देखते ही कह दिया कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। अब 6:10 पर बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके प्राइवेट पार्ट पर गहरे घाव थे। गला घोटने से उनकी थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। पेट, होंठ, उंगलियां और बाएं पैर पर चोट के निशान थे। उनके चेहरे पर इतनी ताकत से मारा गया था कि चश्मे का कांच टूटकर उनकी आंखों में घुस गया था। इसके बाद शाम करीब 7:40 पर लेडी डॉक्टर के माता पिता को पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया और उनके पीछे से 8:15 पर डॉक्टर का शव शमशान घाट पर ले जाया गया। हालांकि इस दौरान पीड़िता के अंकल साथ मौजूद थे और इन सब के बाद 11:45 पर मामले की एफआईआर दर्ज करी गई। मतलब ये पहला केस था जिसमें पोस्टमार्टम पहले हुआ और एफआईआर बाद में। और इतनी भी क्या जल्दी थी कि शव को शमशान घाट पर ले जाया गया। डॉक्टर की बॉडी को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका मर्डर हुआ है, ना कि सुसाइड। तो सुसाइड की थ्योरी क्यों तैयार की गई? डॉक्टर की फैमिली को ये क्यों बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है? इसके पीछे की क्या मंशा थी? अब इन सब सवालों का जवाब पुलिस को खोजना था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू करी और सबसे पहले वहां के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया। हालांकि सेमिनार हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, पर बाहर की ओर 2 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे और पुलिस को डेड बॉडी के पास एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला था। और उसी रात सीसीटीवी कैमरा के अंदर 4 लोग कैप्चर हुए थे। पहले 2 आर्को और सुमित्रा, जो कि जूनियर डॉक्टर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, जो कि उस रात लेडी डॉक्टर के साथ डिनर कर रहे थे। तीसरा गोलम, जो हॉस्पिटल का हाउस स्टाफ था। चौथा सुखदीप, जो कि एक इंटर्न था। दरअसल हॉस्पिटल के अंदर इंटर्न को नॉन एसी रूम दिया जाता है आराम करने के लिए, और वो नॉन एसी रूम 3rd फ्लोर के ऊपर था। लेकिन एक 5वां शख्स 4:03 पर कैप्चर होता है, जो कि संजय रॉय होता है। संजय रॉय पुलिस में एक सिविक वॉलेंटियर की पोस्ट पर काम करता था और उसकी ड्यूटी इस हॉस्पिटल के अंदर थी, इसलिए वो हॉस्पिटल के अंदर कभी भी आ जा सकता था। और सीसीटीवी के हिसाब से उसकी एग्जिट टाइम 4:40 की थी, यानी वो कुल 37 मिनट के बाद वहां से बाहर आता है। अब पुलिस इन सब को रिडार पर लेती है। इसके बाद उस ब्लूटूथ हेडफोन को उनके फोन के साथ पेयर किया जाता है, जिसके बाद संजय रॉय का फोन बिना पासवर्ड के एंटीमेटली पेयर हो जाता है। और सीसीटीवी कैमरा में भी ये साफ दिख रहा था कि संजय रॉय जब 4:03 पर एंटर होता है तो उसके गले में वो नेकबैंड नजर आता है, मगर वो 4:40 पर जब वहां से बाहर निकलता है तो उसके गले में वो नेकबैंड नहीं था। पुलिस उसको तुरंत हिरासत में लेती है और अपने हिसाब से पूछती है, जिसके बाद वो तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि ये कत्ल मैंने ही करा है। अब इसके लिए चाहे आप मुझे फांसी पर ही क्यों ना चढ़ा दो। इसके बाद पुलिस थोड़ी और छानबीन करती है तो वो उस रात पूरी घटना को बताता है। 8 अगस्त को आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में संजय और उसका सिविक वॉलेंटियर दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर गया था। असल में उस वॉलेंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती था और संजय रॉय इस रिश्तेदार को देखने जाने के बहाने हॉस्पिटल में घूम रहा था। उसके बाद 8 अगस्त की रात को संजय राय और उसका वो सिविक वॉलेंटियर दोस्त के साथ पहले वो सोनागच्छी के रेड लाइट एरिया में गया। वहां उसका दोस्त तो एक जिस्म फरोशी के अड्डे में चला गया, लेकिन संजय रॉय वहीं खड़ा रहा। इसके बाद दोनों वहां से फिर साउथ कलकत्ता के एक दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला में गए, लेकिन वहां पे भी संजय का दोस्त अड्डे के अंदर चला गया और वो वहां बाहर ही खड़ा रहा। और फिर वहीं से वापसी के दौरान उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करी। यानी वारदात के 24 घंटे के दौरान वो रेड लाइट एरिया में गया। पहले वो अपने दोस्त के साथ
सोनागच्छी गया और फिर वहां इस दोस्त के साथ चेतला के जिस्म फरोशी अड्डे में पहुंचा। लेकिन दोनों ही जगह उसका दोस्त अंदर गया और वो वहां बाहर खड़ा रहा और लौटते हुए एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करी। क्या संजय रॉय को पता था कि उसको आज रात उस लेडी डॉक्टर को अपना शिकार बनाना है? इसीलिए उसका दोस्त तो वहां गया लेकिन वो वहां नहीं गया। लेकिन डॉक्टर और जनता को ये समझ नहीं आ रहा था कि नशे में धुत आदमी अकेला आता है और ये सब करके चला जाता है और सबूत के तौर पर अपना हेडफोन वहीं पर छोड़ आता है। उस लेडी डॉक्टर के साथ ये सब होता रहा और किसी को भी क्यों नहीं आवाज आई। इसके बाद सभी डॉक्टर और स्टूडेंट ने प्रिंसिपल संदीप घोष को आड़े हाथ लिया और इस सब से बचने के लिए 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया कि कहा कि विक्टिम मेरी बेटी की तरह थी। लेकिन इसके ही अगले दिन उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। इसके बाद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोग सीबीआई के जांच के लिए प्रदर्शन करने लगे और 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस सीबीआई के हाथ सौंप दिया। लेकिन 14 अगस्त को सीबीआई को जब केस हैंडओवर किया जा रहा था, उसी देर रात करीब 1000 लोगों की भीड़ आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचती है और हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है, जिसमें 15 पुलिसकर्मी घायल होते हैं और डॉक्टर और उन स्टूडेंट के साथ भी मारपीट करी जाती है। शायद ये सब कुछ सबूत मिटाने के लिए किया जा रहा था। इसके बाद 15 अगस्त को इस हिंसा के बाद देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन और तेज हो जाता है और देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं और 16 अगस्त को सीबीआई हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लेती है और उनसे पूछताछ करती है और 18 अगस्त को सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, जिसमें पाया गया कि उसे पॉर्न फिल्मों का एडिक्शन था। उसके बाद संजय रॉय के आस पड़ोस से पूछताछ करी गई तो पाया गया कि उसने 4 शादियां करी हुई थी और वो सभी उसे छोड़कर जा चुकी है। वहीं संजय रॉय के एक दोस्त ने बताया कि वो शराब पीने के बाद जानवर बन जाता है। उसके बाद वो ना माँ को देखता है ना बहन को, उसे सिर्फ अपनी हवस की भूख दिखती है। डीएनए टेस्ट में भी ये साफ हो चुका है कि उस लेडी डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं बल्कि रेप हुआ है। लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से जो डीएनए मैच हुए हैं, उसके अलावा इस हॉस्पिटल के अंदर पोर्नोग्राफी और मानव अंग तस्करी जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। और इसी को देखते हुए सीबीआई ने संजय रॉय समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत ली है। इसमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, लेडी डॉक्टर के साथ 8 अगस्त को डिनर करने वाले आर्को और सुमित्रा और 5वां गोलम, जो 2:45 पर सीसीटीवी कैमरा के अंदर पाया गया, और चौथा सुखदीप, जो कि हॉस्पिटल के अंदर एंटर था, वो भी इस सीसीटीवी कैमरा के अंदर पाया गया है। सीबीआई ने इन सब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराकर एक बार इनके बयानों को मैच करना चाहती है ताकि ये साफ हो सके कि इस मर्डर और रेप में इन हॉस्पिटल वालों का तो हाथ नहीं है। बहरहाल सीबीआई इसकी जांच कर रही है और हमें उम्मीद है कि सच सबके सामने जल्द आएगा। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी बेटी को इंसाफ मिल सके।